हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो अब तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सीखी है किसी भी कर्व के लिए एट ए गिवन पॉइंट और थ्रू ए गिवन पॉइंट। अब हम सीखेंगे दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स के लिए उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो दो कर्व्स आपको दी गई हैं। C1 एक कर्व है y f1x से लिख देता हूं मैं, और C2 एक कर्व है y f2x एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग कर्व्स। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो ऐसी कुछ सिचुएशन है आपके पास, एक तो ये कर्व आपके पास, ठीक है ना, और एक ये कर्व है। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, P पॉइंट पे, ठीक है। तो करना क्या आपको, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेंस बनाता है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहां पे दोनों कर्व्स का टेंजेंट खींचो। ये मान लो इस कर्व का टेंजेंट, लेट दिस इज C1, दिस इज C2। तो ये C1 कर्व के लिए टेंजेंट खींचा है मैंने P पॉइंट पे, T1 बोल दिया मैंने, ठीक है ना। इसी तरह से P पॉइंट पे मैं C2 कर्व के लिए टेंजेंट खींच रहा हूं। तो ये मान लो टेंजेंट हो गया T2, इसको मैंने T2 बोल दिया। P पॉइंट पे दोनों टेंजेंट खींचे, तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा ना, वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो थीटा आया है, तो थीटा ही क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, C1 एंड C2। दो कर्व्स हैं C1 C2, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इज इक्विवेलेंट टू उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना, ठीक है ना। या फिर नॉर्मल भी बोल सकते हो, लेकिन हम टेंजेंट यूज करेंगे तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना। तो देखो टेंजेंट्स की बात करें तो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है, दो लाइंस के बीच में, और दो लाइंस के बीच में एंगल हमने 11th में सीखा ही था कैसे निकालते हैं। तो हम स्लोप का यूज करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, तो पहले हम T1 जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकाल लेंगे। लेट दिस इज M1, निकाल सकते हो बड़े आराम से। M1 कितना होगा, तो लेट द पॉइंट इज P, अल्फा बीटा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो M1 कैसे निकालोगे आप, तो M1 क्या है, C1 कर्व के लिए टेंजेंट खींचा है मैंने, तो उसकी स्लोप क्या होगी, dy/dx फॉर दिस। तो इसका मतलब f1 डैश x कैलकुलेटेड एट द पॉइंट अल्फा बीटा। भाई dy/dx क्या है, f1 डैश आएगा, जबकि M2 क्या हो जाएगा, तो M2 हम निकाल देंगे f2 डैश x कैलकुलेटेड एट द पॉइंट अल्फा बीटा। ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे स्लोप्स हो गई M1 एंड M2। तो अब M1 M2 एक बार निकल गया, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो देन फाइनली हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे M1 माइनस M2 by 1 plus M1 M2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यही क्या हो जाएगा फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 by 1 plus M1 M2। M1 M2 क्या है अभी, टेंजेंट्स की स्लोप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स के बीच में। तो इसके दो स्पेशल केसेस हैं, कोरोलरीज आप याद रखेंगे, या स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला होता है कि दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल कर्व कहलाती हैं, ठीक है ना। C1 एंड C2 दो कर्व्स हैं, आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली इफ क्या होगा भाई, थीटा इज इक्वल टू π/2। उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो, π/2 हो। तो ये कब होगा, तो अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, तो थीटा π/2 कब होगा, तो ये तब होगा जब M1 × M2 कितना आए, -1 आए। क्योंकि ये 90 डिग्री होने का मतलब है tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा वहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा, दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर ऑर्थोगोनल है वो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स हैं उनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। जबकि दूसरा केस है कि C1 एंड C2 टच ईच अदर, मतलब दो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है मान लो, तो उस पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच करेंगी कब, इफ M1 इज इक्वल टू M2। भाई टच कब करते हैं दो कर्व्स, जब उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल 0 आ जाए। तो 0 कब आएगा, जब M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। तो ये कब होता है,
if theta is equal to 0, तो this implies m1 is equal to m2। तो टच कब करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स की स्लोप क्या है? इक्वल आए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आए तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो ये काफी यूज होते हैं दो केसेस, जिनको आपको वैसे याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये है, ये हमारा मतलब कंसेप्ट है इसके लिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के लिए। तो पहले आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एल्गोरिथम फिक्स है। पहले आप किसको टारगेट करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, उसके बाद आप m1 और m2 निकालोगे, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप। m1 और m2 एक बार निकल गया, उसके बाद आप एक फार्मूला लगा के और tan थीटा का यूज करके थीटा फाइंड आउट करोगे। दैट विल बी द एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है भाई, मॉडुलस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एक्यूट एंगल को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके पीछे कंसेप्ट है। हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमने एल्गोरिथम तो देख ली है, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है वो भी देख लिया है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो मैं 4 प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ शुरू में। फर्स्ट वन इज find the angle of intersection of two curves, and the curves are y is equal to x square and y is equal to 4 minus x square. Okay, second question is find the angle of intersection of two curves. C1 is y is equal to modulus of x square minus 1 and C2 is modulus of x square y is equal to modulus of x square minus 3. ठीक है ना? At the point where x is greater than 0, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पॉइंट पे निकालना जहाँ पे x 0 से बड़ा है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं कि इफ C1 एक कर्व है x is equal to y square and C2 एक और कर्व है C2 and that is xy is equal to k, हाइपरबोला है, are orthogonal. These two curves intersect orthogonally, ये दिया गया है। Then which of the following is true? Options are 8k square is equal to 1, k square is equal to 8, 8k cube is equal to 1 and D is none of these. Okay, the fourth question हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि show that the curves xy is equal to a square and x square plus y square is equal to 2a square, यहाँ पे a 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं। These two curves touch each other. ठीक है, नहीं हमें शो करना है कि ये कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, दोनों पैराबोला है, y is equal to x square and y is equal to 4 minus x square, इनके बीच में आपको चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम इसको अगर देखें रफली कि ग्राफिकली आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो y is equal to x square क्या है? अभी ये वाला पैराबोला होता है आपका, और y is equal to 4 minus x square ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, मानते हो ना? तो क्लियरली एक दूसरे को क्या करनी है? इंटरसेक्ट करनी है दो पॉइंट्स पे। और बाई सिमेट्री ये पता है, एक पॉइंट ये और एक ये है, तो ये एक दूसरे की इमेज है किसके अंदर? y एक्सिस के अंदर। तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो भी क्या आएगा, तो y को एलिमिनेट कर देता हूं, तो x square is equal to 4 minus x square, तो यहाँ से आया 2x square is equal to 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हो प्लस एंड माइनस √2। तो ये देखो क्या आ गया, यहाँ पे x प्लस √2 होगा और x को अगर प्लस √2 रखूंगा तो y आएगा 2, जो कि ये पॉइंट आएगा -√2,2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब एक चीज देखो, because these curves are symmetric about y axis, both of the curves are symmetric about y axis, तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेगा ऐसे और यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेगा ऐसे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम एंगल यहाँ बनेगा। दिख रहा है मेरे को वाई सिमेट्री?
तो यहाँ पे ना भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आएगा बिल्कुल सेम एंगल यहाँ आएगा, बिकॉज सिमेट्री की वजह से। अगर ऐसा नहीं है, सिमेट्री नहीं लग रही आपको, तो फिर आप दोनों पे निकालोगे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिमेट्री मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो मैं सिर्फ पी पॉइंट पे क्या निकालने वाला हूँ, एंगल निकालने वाला हूँ। अगर यहाँ पे थीटा आया तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ उस पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम दोनों टेंजेंट्स की स्लोप निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये जो कर्व है, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो dy बाय dx निकालूंगा। तो m1 क्या आएगा भाई, dy बाय dx, यहाँ पे हम कर देते हैं। तो dy बाय dx कितना आ रहा है, 2x कैलकुलेटेड एट द पॉइंट √2, 2, तो कितना आ गया ये 2√2। तो m1 कितना है 2√2। यहाँ पे बात करें तो यहाँ से m2 मिलेगा, इसके टेंजेंट की स्लोप, तो कितना आएगा -2x कैलकुलेटेड एट द पॉइंट 2√2, 2, तो ये कितना आ जाएगा -2√2 आ जाएगा। तो एक की स्लोप है 2√2 जबकि दूसरे की स्लोप है -2√2। तो यहाँ से हमें मिला m1 2√2 और m2 कितना है -2√2, ठीक है। तो एंगल निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, m1 माइनस m2, तो 2√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1, और यहाँ पे क्या होता था, m1 माइनस m2 नीचे होता था 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखो क्या मिला यहाँ से, तो ऊपर तो आ रहा है 4√2 मॉडुलस के अंदर, नीचे देखें तो माइनस का 8 आएगा, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7, तो फाइनली 4√2/7। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो थीटा आएगा tan इनवर्स 4√2/7। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, ठीक है। तो पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टारगेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, उसने स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं कौन से पॉइंट पे निकालना है, लेकिन बाई सिमेट्री साफ दिख रहा है कि एंगल सेम आएंगे, तो इसके लिए निकाल दो, वही दूसरे के लिए आएगा। भाई इसके लिए आप चेक करके देख लो, इसके लिए जो टेंजेंट की स्लोप आएगी ना, वो इसके जो m1 है वो तो हो जाएगा उल्टा -2√2 और m2 क्या हो जाएगा +2√2। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, यही मिलने वाला है आपको, ठीक है भाई। आगे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है ना। कर्व में क्या लगा दिया उसने, मॉडुलस लगा दिया है, ठीक है। अब की बार बस स्पेसिफिकली बोला है कि कहां पे पॉइंट ऑफ मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जहां उस पॉइंट पे जहां पे x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई पहले इंटरसेक्ट कहां करेंगे, तो एक बार इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। तो y x² - 1 इसका मोड है, तो ग्राफ क्या आएगा भाई, दिस इज -1, दिस इज +1, तो ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे आएगा और इधर यूं आएगा, मानते हो, ठीक है ना। x² - 1 का ग्राफ ये आता और फिर मोड लगा होगा तो ऊपर लिफ्ट हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करें x² - 3, x² - 3 की बात करोगे तो दिस इज सपोज √3 एंड दिस इज हम सपोज कर लेते हैं -√3, ठीक है। तो ग्राफ क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो दिस इज ये 1 थी, यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये मिलना है नहीं, ठीक है। इस तरह का आपको ग्राफ मिलता नजर आ रहा है, यहाँ पे x² - 1 का मॉडुलस, जबकि दूसरा क्या है x² - 3 का मॉडुलस, ठीक है ना। तो कैसे सोचा जाएगा, x² - 1 और x² - 3 के मॉडुलस का ग्राफ मैंने खींच दिया, तो हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बिना बनाए भी देख सकते थे, कैसे भी x² - 1 का मोड इज इक्वल टू x² - 3 का मोड। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x² - 1 इज इक्वल टू x² - 3 और x² - 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² - 3। ये तो सेंस ही नहीं बना रहा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मिलेगा, दो भी मिलेगा, तो क्या आएगा 2x², ठीक है। देखा जाए तो कितना आएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से प्लस और माइनस √2, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है कि दो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो ये है, तो यहाँ पे x कितना है भाई √2 और यहाँ पे x कितना है -√2। अब हमने साफ बोला है कि कौन सा पॉइंट लो जब x पॉजिटिव है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे आएगा कि x को √2 लेंगे यहाँ पे, तो 1 आएगा y, तो y कितना आ गया 1, और यहाँ पे y कितना था 1 ही आता, लेकिन हम इस पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें उस पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है √2, 1, इस पॉइंट पे बात करनी है। तो C1 कर्व किसको बोला हुआ आपने, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² - 1, और C2 कर्व किसको बोला है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² - 3, ठीक है। हमें बात करनी है इस पॉइंट के आसपास √2, x इज इक्वल टू √2 के नेबरहुड में।
तो x इक्वल टू रूट 2 के नेबरहुड में मॉडुलस को हटाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है ना भाई। तो x इक्वल टू रूट 2 के नेबरहुड में ये देखें तो एज इट इज खुलेगा, क्यों भाई रूट 2 के नेबरहुड में अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, यहाँ पे उल्टा खुलेगा, ये कितना आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्क है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से करना आपको। तो बाकी का काम आसान है। तो पहले m1 निकालते हैं, तो m1 कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा 2x एट द पॉइंट रूट 2 कोमा 1, तो ये कितना आ गया 2 रूट 2। जबकि m2 कितना आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2x एट द पॉइंट रूट 2 कोमा 1, तो आ गया माइनस 2 रूट 2। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाला, क्योंकि वहाँ भी स्लोप यही आई थी। तो यहाँ पे tan थीटा अगर आप देखोगे तो फिर से कितना आएगा 4 रूट 2 अपॉन माइनस 7 का मॉडुलस, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स एंड आंसर विल बी tan इनवर्स 4 रूट 2 बाई 7। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट। कोई गए इस पॉइंट पे, बाय सिमेट्री यहाँ पे भी वही एंगल आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह सिंपलीफाई करना। तो मेन चीज थी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 ना खुल के क्या खुलेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको x इक्वल टू रूट 2 के आसपास बात करनी है। तो इसके नेबरहुड में देखोगे तो आप बड़े आराम से देख सकते हो क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पिक करना था, फाइंड आउट करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स एट दिस पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे भी यही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। कर्व, दो कर्व दी हुई है, क्या है कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, के के बारे में बताना है हमें। तो भाई ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कब करेंगे, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे m1 into m2 क्या है -1 है। तो सबसे पहले ऐसे में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टारगेट करेंगे हम, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकल रहा है वहां निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह यहां y स्क्वायर रख देता हूं, तो हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 1/3, और y की वैल्यू यहां रख दी मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 2/3, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p बोल देता हूं मैं। x कितना है k की पावर 2/3 और y कितना है k की पावर 1/3। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बड़े आराम से निकल गए, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या कहेंगे, सिंस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थोगोनल, ये मतलब है लिखने से, ठीक है। कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एक दूसरे को, तो क्या मिलना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m1 into m2 क्या होना चाहिए -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स की स्लोप है उनकी प्रोडक्ट -1 आएगी। तो हम पहले इसको लेते हैं c1 के लिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं। c1 में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 2y into dy by dx। तो dy by dx कितना है यहाँ से, तो dy by dx है 1/2y, इसलिए m1 कितना आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे बोला है ना m1 m2, तो इस पॉइंट पे आएगा 1/2 और k की पावर 1/3, ठीक है। m2 की तरफ चलते हैं तो c2 को पकड़ लो, तो c2 से क्या आएगा x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू k का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy by dx हमारा आ रहा है -y/x। तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो दिस इंप्लाइज m2 क्या हो जाएगा, y की जगह ये x की जगह ये, तो ये आएगा -1/k की पावर 1/3, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन सिंपल सी है कि m1 into m2 कितना है, m1 into m2 है -1, तो m1 into m2 करूंगा तो -1/2 k की पावर 2/3 आ रहा है इज इक्वल टू -1 से -1 कैंसिल, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, k की पावर 2/3 इज 1। तो यहाँ पे आप k की फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए मैं क्यूब करूंगा, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 8 ये k स्क्वायर सर्वाइव करेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या कंडीशन आई 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। तब हम क्या कहेंगे कि ये दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रही है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टारगेट करो पहले, अगर आसान है। आपको लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ और सोच सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सोचना है पहले, उसके बाद स्लोप्स पे जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो करो xy a² हाइपरबोला है और x² + y² 2a² सर्कल है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो अगर बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, हमें टच करना है, m1 = m2 दिखाना है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आने चाहिए ना। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो xy
इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू रख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की जगह मैंने रख दिया ए स्क्वायर अपॉन में एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये मेरे को मिलेगा x की 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका? अभी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और फिर मैं फाइनली कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दो आते दिख रहे हैं, x एक बार प्लस है और एक x इज इक्वल टू माइनस है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइनली आएंगे जब x को प्लस a लूंगा, तो यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ रखोगे तो दिक्कत आएगी, यहाँ रखना फायदा है। x को a रखो तो y कितना आएगा? a आएगा, जबकि ये p1 बोल दिया मैंने, जबकि दूसरा पॉइंट आएगा माइनस a रखोगे तो माइनस है। वो यहाँ रखता है तो क्या गड़बड़ आएगी? यहाँ पे आप x को a रखोगे तो y स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, तो y आपको लगेगा प्लस माइनस a, लेकिन y की सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x a है तो y a होना चाहिए। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई। तो x इक्वल टू a रखने का मतलब क्या है कि आप एक x इक्वल टू a लाइन से इसको इंटरसेक्ट करा रहे हो, तो हो सकता है वो लाइन इसको दो बार काट रही हो, लेकिन इसको तो एक बार काट रही है ना। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का होता है। तो आपको ये देखना है ध्यान से कौन सा लेना चाहिए। तो p1 ये हो गया, p2 ये हो गया, दीज आर द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक बार ज्योमेट्री की। तो भाई ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये है आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, जबकि एक्स वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर हाइपरबोला होता है। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है a, a, यस दिस इज द पॉइंट a, a, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है माइनस a, माइनस a। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को दिखाना है एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखो, बाई सिमेट्री यहाँ पे जैसा ग्राफ आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला का, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहाँ आएगा। एक्स वाई इक्वल टू a स्क्वायर सिमेट्रिक होते हैं यहाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं टच कर रहा है तो बाई डिफॉल्ट यहाँ भी टच करेगा, क्योंकि सर्कल तो हर कहीं सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट ही सिमेट्रिक है। जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, तो फर्स्ट थर्ड में सिमेट्रिक है वो। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि बाई सिमेट्री फिर यहाँ भी टच करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को टारगेट कर लेता हूँ, ए पे मैं क्या दिखाऊंगा कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स की स्लोप सेम आए, तो ये करते हैं शुरू। तो C1 क्या है? तो C1 मैंने हाइपरबोला को लिया गया x y इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। तो x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy by dx कितना आ रहा है भाई? तो dy by dx आया माइनस y by x। a पे देखोगे तो m1 लिख देंगे उसको, तो इसलिए m1 कितना आ जाएगा? -1। तो टेंजेंट की स्लोप -1 आ गई। ठीक है, C2 पे चलते हैं। तो C2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो dy by dx क्या है भाई यहाँ से? तो यहाँ आप देखोगे माइनस x अपॉन y आया, लेकिन हमें तो इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो इस पॉइंट पे आप निकालोगे तो उसको m2 बोल देंगे। तो m2 कितना आएगा? -1 आएगा क्लियरली, क्योंकि a को y रखोगे। तो m1 और m2 क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे m1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है, तो क्या कहोगे कि C1 एंड C2 टच ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रही है यहाँ पे भाई? टच कर रही है। अब कोई गए इस पॉइंट पे, तो भाई इस पॉइंट पे आप रख के देख लो, ये माइनस ए रखो तो -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। या बाई सिमेट्री भी कह सकते हैं कि यहाँ टच कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे? टच करेंगे। तो इसका मतलब दीज टू कर्व्स टच ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आया समझ में? आगे मूव करते हैं। तो रादर सिंपल क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। फाइनल 4 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी, हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इफ द कर्व्स, दो कर्व दी गई हैं, C1 मान लो ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9a into 9 minus y, दिस इज a, एंड C2 एक और कर्व दी गई है स्क्वायर इज इक्वल टू a into y plus 1 इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को कैसे कट कर रही है, ऑर्थोगोनली कट कर रही है। देन ए इज, ए की वैल्यू पूछी है, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6। सेकंड क्वेश्चन इज, हम डिस्कस कर रहे हैं, find the angle between the curves, find the angle between the curves y square is equal to 4x and y is equal to e की पावर minus x by 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है find the angle of intersection, find the angle of intersection of curves, कर्व्स क्या दी गई है वो देखो, C1 इज इक्वल टू, C1 जो कर्व है वो तो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड C2 जो कर्व है ना वो है आपकी y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, ये दिया गया है, तो इसके बीच में आपको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो फाइनल क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है find the value of p, values of p such that the equation, this equation p x square is equal to natural log of x has exactly one solution, has exactly one solution। ठीक है, तो ये फाइनल 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी के। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अभी ऐसे एक क्वेश्चन किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है कि दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो ए बताओ। तो ऐसे मैंने कहा था अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल पाओ तो निकालना है, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 9a इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 1। ए से ए कैंसिल, कोई गए ए जीरो ले लो, अगर ए जीरो ले लोगे तो सेंस ही नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों कर्व सेम हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हम मान के ही चल रहे हैं कि ए जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज दोनों कर्व सेम हो जाएंगे, फिर क्या एंगल पूछ रहे हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे सेम कर्व्स हैं। तो ये हो गया, तो ए से ए कैंसिल करूंगा तो ए से ए कट गया, अंदर मल्टीप्लाई किया 81 माइनस 9y इज इक्वल टू y प्लस 1। तो यहाँ से मेरे को मिला 10y इज इक्वल टू 80 आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट कितना है, 8 आया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो किसी भी एक में रख देते हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा भाई, 9a आएगा। तो अब एक तो चीज क्लियर है, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि a पॉजिटिव नहीं है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम a पॉजिटिव तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी a की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 3 इंटू रूट a। ठीक है ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये डाउट है कि प्लस लूं या माइनस लूं, तो मैं अल्फा लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है अभी मेरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा कोमा 8, और अल्फा की खासियत क्या है, अल्फा ये मतलब अल्फा स्क्वायर और 9a के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फा की प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा स्क्वायर 9a। देखेंगे बाद में कैसे इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें क्या चाहिए, स्लोप्स, और स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 रखने वाला हूं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो c1 से देखो क्या मिल रहा है, 2x इज इक्वल टू 9 है तो कांस्टेंट है भाई, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस dy बाई dx। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे p पॉइंट बोला है इसको, यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 9a, और ये m1 बोल दिया जाएगा। तो m1 कितना आ गया, माइनस 2 अल्फा अपॉन 9a, इक्वेशन नंबर 1। m1 मिल गया, m2 के लिए c2 पकड़ लो, तो c2 का क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू y प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू a इंटू dy बाई dx। तो ये पॉइंट अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो m2 मिलेगा। तो m2 कितना आ रहा है भाई, 2 अल्फा अपॉन a, दिस इज 2। तो क्या होना चाहिए, सिंस दीस कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो मैं कहूंगा m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए, -1। तो m1 इंटू m2 करो, -4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, नीचे 9a स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल।
अब अल्फा स्क्वायर के बारे में हमें पता है, अल्फा तो डाउट है ना प्लस या माइनस, लेकिन अल्फा स्क्वायर फिक्स है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9a रख दो यहाँ पे, तो ऊपर आ गया 36a अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो 9 इसको 4 पे काटेगा, a 0 तो है नहीं, तो यहाँ से आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पूछी थी, तो राइट आंसर इज a इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, क्लियर। आगे मूव करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स। दो कर्व्स हैं, अब कर्व्स यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी है, मींस ट्रिकी इन द सेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की सोचो आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक तरफ तो क्या है आपके पास पैराबोला, एक तरफ एक्सपोनेंशियल कर्व है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट क्या आएगा ये नहीं बता पाओगे आप, ठीक है ना। हाँ ये है इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये इंश्योर करना चाहो आप, तो वो तो आप कर सकते हो, कैसे, y square is equal to 4x, तो दिस इज द राइट पैराबोला। ठीक है, और y is equal to e की पावर माइनस एक्स बाई 2 ये डिक्रीज करेगा, तो ऐसे आएगा, और ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो क्लियरली दीज कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है भाई, एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। जब अगर ये अपवर्ड होता ना ऐसे, तो हमें नहीं पता, ऐसे मतलब इस तरह का ये e की पावर x by 2 होता तो नहीं पता भी इंटरसेक्ट करती है नहीं, हो सकता है एक बार इसको टच कर दी, हो सकता है दूर से निकल जाती, हो सकता है 2 बार कट कर दी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एक बार कट करेगी। अब कोई कहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रख के देख लो आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टारगेट करो, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ पे मान लो कोई रख देता है, तो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। अब इसको सोल्व कौन करेगा, एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है ना, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं हो तो हमें पहले ही पता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल ही नहीं रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा तो एंगल कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो ऐसे में चलो स्टार्ट करते हैं, हम इस पॉइंट को अल्फा बीटा मानते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आगे हिंट मिलेगा, तो आपको ऐसे में मान लेना है पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, सोचना नहीं कुछ भी, अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, अब आप स्लोप्स को टारगेट करो, क्योंकि टच कर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप t1 टेंजेंट की स्लोप m1, और यहाँ पे जो टेंजेंट दीजिएगा उसकी स्लोप m2, ये टारगेट करते हैं। तो t1 जो है उसके लिए टेंजेंट के लिए यहाँ आ जाओ, तो c1 कर्व पकड़ लेता हूँ मैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4x है, तो डिफरेंशिएट करो, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना है अभी 2 अपॉन y, तो m1 क्या हो जाएगा अगर मैं कहूँ तो 2 अपॉन बीटा, इक्वेशन नंबर 1 है ना, 2 अपॉन बीटा हो गया इस कर्व के लिए। ठीक है, c2 के लिए चलते हैं, c2 कर्व है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बाई 2, तो डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, तो dy बाई dx क्या आएगा, तो dy बाई dx आएगा e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड देन इसका माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, तो दिस इज माइनस 1 बाई 2, और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इस कर्व के लिए क्या लगता है y, तो ये माइनस y बाई 2 है, इसलिए m2 कितना आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे अल्फा बीटा पे देखो, तो अल्फा बीटा पे आएगा माइनस बीटा बाई 2, तो कुछ दिखा। देखो यहाँ पे अगर ये हेल्पफुल नहीं मिलेंगे तो फिर सोल्व ही नहीं होगा ना, तो m1 और m2 में देखो क्या रिलेशन है, तो क्लियरली यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वहां पे जो स्लोप्स है ना उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि c1 एंड c2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, कितना एंगल होगा इन दोनों कर्व्स के बीच में, 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा था इजीली, मतलब निकल ही नहीं रहा था इजीली, तो छोड़ो, तो हमने उसको अज्यूम कर लिया अल्फा बीटा, और फिर अल्फा बीटा की टर्म में चल पड़े, बाद में पता चला कि टेंजेंट्स तो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, टेंजेंट्स की जो स्लोप है, तो वहां से हम क्या कह देंगे कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी सोचना है जब लग रहा हो फिजिबल सा, आपको लग रहा है मतलब हो ही नहीं पाएगा, तो आप फिर अल्फा बीटा मान लो और अल्फा बीटा की टर्म्स में चले जाओ, मे बी वहां से कुछ इजी चीजें मिले आपको। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व्स। अब ये कर्व तो बहुत आसान है, दिस इज अ सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस √5, इस कर्व को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो c1 तो भाई ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, c2 है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स। अब ये फंक्शन मैंने फंक्शन में पढ़ाया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे इसको सोचेंगे आप। तो सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन की बात करते हैं, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स। इसकी भाई इस इंडिविजुअल फंक्शन की बात करें तो इसका पीरियड है पाई, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। इस फंक्शन की बात करें इंडिविजुअली तो इसका पीरियड कितना है, पाई, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ा गया है और बाद में आप देखोगे दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। ये ओवरऑल फंक्शन है, जोड़ने के बाद कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका ओवरऑल का पीरियड बात करो तो इसका ओवरऑल का पीरियड क्या होगा वो देखना है। तो देखो पाई तो है ही, लेकिन हो सकता है पाई से कम भी हो जाए, फंडामेंटल पीरियड पाई से कम भी हो सकता है क्योंकि फंक्शन ओवरऑल फंक्शन इवन आ रहा है, ठीक है। और इनका पीरियड पाई पाई है, तो हम इसका हाफ सोचेंगे एक बार। तो इसको मैं मान लो gx मान लेता हूँ एक बार। तो आप ये सोच के देखो कि g पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना आएगा, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, कोस होता है, साफ दिख रहा है। कोस पाई बाई 2 प्लस माइनस साइन होता है, लेकिन मोड क्या करेगा, साइन माइनस प्लस का तो कोई फर्क नहीं लगता। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे आएगा कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कोस एक्स हो गया, ये माइनस साइन एक्स है, लेकिन माइनस साइन एक्स का मोड और साइन एक्स का मोड तो सेम होता है। तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया, gx आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई ना हो गया, बल्कि क्या है उससे भी कम है। फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई बाई 2, इससे भी कम आ गया, पाई से भी। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना अंदर वाले का, पाई बाई 2, ठीक है। तो gx का फंडामेंटल पीरियड हमें मिल गया। इसको फायदा क्या मिलेगा, तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस फंक्शन का ग्राफ gx का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में बना दूंगा। अगर 0 से पाई बाई 2 में अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो फिर वो वही रिपीट करेगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 की लेंथ कितनी होगी, पाई बाई 2। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई बाई 2, उसके बाद तो रिपीटेशन आएगा, ठीक है। अब 0 से पाई बाई 2 में अगर सोचें तो gx क्या होगा, तो 0 से पाई बाई 2 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो gx क्या हो जाएगा उस इंटरवल में, sin x प्लस cos x। और ये ग्राफ हमें आता है, 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, पाई बाई 2 पे भी 1, और पाई बाई 4 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है और वो होती है √2। इसका मतलब ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ आया 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है, gx का। अब सिंस gx एक पीरियोडिक फंक्शन है तो अब आगे हमें पता है क्या होने वाला है, समझते हो आगे क्या होने वाला है, यही ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx की वैल्यू है वो आप देख सकते हो 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि 1 के ऊपर है, और ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 4 पे आप वैल्यू देखोगे तो पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू आएगी, √2। तो ऐसे ही 3 पाई बाई 4 पे √2, फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 4 पे देखोगे तो कितना आएगा, फिर से √2 आएगा। इस तरह से फंडामेंटल पीरियड का यूज करके मिल गया हमें। तो इसके बारे में हमें पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन है मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, ये एक्चुअली क्या होता है, 1 से लेके और √2 के बीच में होते हैं। फॉर ऑल x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, फंक्शंस की हेल्प से हमने देख लिया कि इसका फंडामेंटल पीरियड है वो पाई बाई 2 है। 0 से पाई बाई 2 में देखा तो इसका ग्राफ ये आया, फिर वही रिपीट करेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से √2 के बीच में, और इस पे लगाया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया है तो 1 से √2 के बीच की सारी वैल्यूज कहां ड्रॉप करती हैं, 1 पे। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन अब पता चले तो बहुत ही इजी कर्व है। क्या करने के लिए, y is equal to 1, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो इसकी वैल्यू अंदर वाले की है 1 से √2, तो इसका पॉजिटिव नंबर 1 से √2 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है। तो अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की। तो ये सिचुएशन है भाई आपके पास, दिस इज x² + y² = 5 एंड दिस इज y = 1। तो ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो y को यहाँ 1 रखेंगे तो x क्लियरली 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो x कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब सिमेट्री फिर से लगेगी भाई, ये लाइन अगर देखें तो y एक्सिस की अबाउट सिमेट्रिक है, ये लाइन जैसे इधर है वैसे इधर है, सर्कल भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा स्ट्रेट लाइन के बीच में और इस सर्कल के बीच में सेम हुआ। यहाँ पे अगर थीटा आएगा तो यहाँ भी थीटा ही होगा। तो हम सिर्फ इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम मनोरल। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी लाइन के लिए किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है ना, टेंजेंट की स्लोप होती है वो उस लाइन की स्लोप की इक्वल होती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अब बात करते हैं। तो सबसे पहले C1 क्या है भाई, वो है, तो C1 से हम डिफरेंशिएट करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे dy बाई dx आ रहा है माइनस x अपॉन y। किस पॉइंट पे बात करनी है, 2,1 पे, तो यहाँ से m1 मिल जाएगा। तो x को 2 रखेंगे, y को 1 रखेंगे, तो m1 इज -2। ठीक है, C2 अगर लेके चलें तो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखोगे dy बाई dx कितना आ रहा है भाई, 0। तो यहाँ पे रखो कुछ भी आप वैल्यू, तो m2 कितना आएगा, इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, 0। तो एक स्लोप 0 है, एक स्लोप -2 है। तो अब आपको एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो ऊपर दो कितना आ गया, -2, और नीचे 1 प्लस m1 m2 कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना आ गया, 2 ही बन गया। तो थीटा कितना आ जाएगा, वही सिंपली tan इनवर्स 2 आ जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व्स। ठीक है, तो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सी कर्व आपको दी गई है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, तो हम फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज का। Can I find the values of p such that this equation px square is equal to natural log of x has exactly one solution। भाई इसके देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो टेंजेंट का यूज करके सोच सकते हो, बिना टेंजेंट से कर सकते हो। बिना टेंजेंट से ज्यादा आसान पड़ेगा, तो पहले मैं तो बिना टेंजेंट वाला ही बता देता हूँ आपको कि ये कर्व है px square is equal to natural log of x। ठीक है, तो आपको p की वो वैल्यू बतानी है such that यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए इसके एग्जैक्टली। ऐसे में क्या करना है आपको, जो p वाला पोर्शन है उसको एक तरफ कर दो, बाकी एक तरफ पूरा, मतलब जो फंक्शन वाला पोर्शन है वो एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ कर दिया। अब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की ट्राई करो। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बना दोगे तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो इसको मैं fx मान लेता हूँ, इस फंक्शन को। तो fx का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने सीखा था फंक्शंस में ग्राफ बनाना, मैंने सिखाया था आपको, नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहले बात करें तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा, सिर्फ x0 से बड़े के लिए, x0 से छोटे के लिए ग्राफ बनेगा ही, क्योंकि फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x पे डिफाइन, तो x0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, f डैश x निकालते हैं, कितना आया भाई, x की पावर 4, ओके, देन x स्क्वायर एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज, और x स्क्वायर का 2x। तो एक x कर दिया, तो देखो x बचा, x कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या बचेगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x की पावर 4। अब x कट जाएगा इससे, तो f डैश x हमें मिल गया कितना, 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बाई x क्यूब। अब ये तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव लिया हुआ है। इसके साइन में दिक्कत है। ठीक है, तो इससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या बताया था, इसको 0 रख दो। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ x कितना है, 1/2। तो x आएगा e की पावर 1/2, और e की पावर 1/2 क्या होता है भाई, रूट e तो होता है। ठीक है ना, तो ये 0 है भाई, इसके राइट में ग्राफ खींचना है, और ये पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट रूट e। अब बात करते हैं, अगर रूट e के लेफ्ट में बात करोगे, 0 से रूट e के बीच में, तो 0 से रूट e के बीच में बात करें तो 1 भी आएगा, आएगा ना भाई। तो 1 यहाँ पे रखो, एक बार क्या मिलेगा, देखो 1 रखो तो f डैश x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पोर्शन में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस पोर्शन में इससे आगे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। रूट e से आगे आप बात करोगे तो e भी आएगा, जैसे e रखोगे तो लोग नेचुरल लॉग ऑफ e 1 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम टेंटेटिव ग्राफ बना सकते हैं। तो अब फंक्शन क्या है ये, ठीक है भाई। तो अब 0 पे देखो, पहले तो 0 तो है नहीं वैल्यू, 0 के आसपास इसका नेचर देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx आप देखो क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है, माइनस इंफिनिटी पे भागता है, जबकि नीचे 0 का स्क्वायर 0 आएगा। तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी इंटू 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो बेसिकली क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो माइनस इंफिनिटी पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ से उठ के आया ये, ठीक है, उठ के आया है, और ये बढ़ता हुआ गया कहाँ तक, रूट ई तक। रूट ई पे वैल्यू देखते हैं इसकी, तो इसकी रूट ई पे वैल्यू देखो, तो यहाँ पे रूट ई रखो, क्या आएगा, तो f की वैल्यू रूट ई पे हम देखें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ रूट ई, तो नेचुरल लॉग ऑफ रूट ई डिवाइडेड बाई ई, रूट ई का स्क्वायर ई हो जाएगा। दिस इज 1/2। नेचुरल लॉग ऑफ रूट ई क्या होता है,
1/2, तो ये आया 1/2 ही, पॉजिटिव होता है 1/2, इसका मतलब यहाँ तक आ गया ये, ठीक है। ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1/2 ही है। तो ये ग्राफ बढ़ते हुए आया है और यहाँ पे इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली और अब ये क्या करेगा, डाउन आना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव है ना इधर डेरिवेटिव, इधर पॉजिटिव था डेरिवेटिव, इधर नेगेटिव है, तो अभी डाउन आएगा, ठीक है भाई, डाउन आने दो अब इसको, ठीक है। अभी डाउन आएगा तो अब हमें फाइनली इंफिनिटी पे देखना है, तो अब इंफिनिटी पे देखते हैं क्या मिलेगा। तो फाइनली अब मैं देख रहा हूँ इंफिनिटी पे क्या होने वाला है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x स्क्वायर, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। एल लगा दो, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/x अपॉन 2x, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/2x स्क्वायर, और ये कहां टेंड्स करेगा, 0 को, तो इसका मतलब ग्राफ 0 की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ 0 की तरफ जाएगा, और कैसे जाएगा, ऐसे एसिम्प्टोटिकली, तो ये इसका ग्राफ आ गया, एस्टिमेटेड ग्राफ 0 पे नहीं जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 को टच नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो अब देखो किसका ग्राफ खींच दिया आपने, नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, fx का ग्राफ खींच दिया, तो fx इज इक्वल टू p, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, fx इज इक्वल टू p। तो इसको जब सोल्व करते हो तो आप क्या करते हो, एक तो इसका ग्राफ खींचते हो y इज इक्वल टू fx का, और एक इसका खींचते हो y इज इक्वल टू p का, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी ना। तो कौन सी लाइन खींची जाएगी, एक ही सॉल्यूशन मिले आपको। तो देखो क्या क्या हो सकता है, ये सब लाइनें जब p नेगेटिव है एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ भी जब p 0 है तो भी कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप p को पॉजिटिव करोगे फिर दो सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट है कौन सा, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 1/2e, यहाँ पे आप खींचोगे p अगर 1/2e लोगे तो भी एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो p बिलोंग करेगा -∞ से लेके 0 पे क्लोज्ड, और फिर सिंगलटन पॉइंट 1/2e, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मान लो ये किसके लिए है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अगर आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो p कहां बिलोंग करवाओगे आप, 0 से लेके 1/2e तक, 0 भी नहीं और 1/2e भी नहीं। जबकि थर्ड है, एक भी सॉल्यूशन अगर आप नहीं चाहते, 0 सॉल्यूशन आप चाहते हो, तो आप p को दोगे 1/2e से बड़ा, तब आपको क्या मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ये ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। आप सिंपली जो आपके पास p वगैरह है उनको एक तरफ करो, बाकी चीजों को एक तरफ, फिर उसका ग्राफ खींच दो, उसके कोरस्पोंडेंस में बात करो पूरे की, ठीक है। क्योंकि दूसरी अप्रोच देखो टेंजेंट से क्या कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। तो दूसरे पे चलते हैं। तो आपकी बात क्या कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी बार भाई एक तरफ नहीं लेके जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल सोचेंगे, अलग, इसको अलग से इसको अलग से। तो केसेस बनाते हैं आप, केस 1 मैंने लिया p इज लेस देन 0। तो देखो p अगर लेस देन 0 है तो नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। और px स्क्वायर अगर p नेगेटिव है तो ग्राफ ये आएगा, मानते हो, p अगर नेगेटिव है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, ऑलवेज 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ऑलवेज 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब p नेगेटिव है तो सही है, ठीक है। केस सेकंड, तो केस सेकंड पे आ जाते हैं हम, p को कितना ले लिया 0, तो p को 0 लोगे तो क्या होगा, तो ये कर्व क्या हो जाएगी, p 0 लोगे तो ये कर्व तो हो गई ये कांस्टेंट, जबकि नेचुरल लॉग ऑफ x ये है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, तो p 0 भी इफेक्टिव है। और थर्ड केस है, यहाँ सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको इतना इजीली दिखेगा नहीं। p अगर पॉजिटिव लोगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन है भाई, नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ तो फिक्स है, लेकिन px स्क्वायर का ग्राफ डिपेंड करता है p के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर p पे डिपेंड करता है, भाई px स्क्वायर है, p जितना बड़ा होगा ये उतना ही जल्दी ऊपर उठेगा, p जितना कम होगा ये उतना ऐसे फैल के उठेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे निकल जाए ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है कि यूं आए और थोड़ा सा, मतलब px नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ मैं ऐसे खींच देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x, तो हो सकता है हमारा ग्राफ ऐसे आए और इसको टच करके ऐसे निकल जाए। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो सकता है हमारा ग्राफ ऐसे आए, इसको कट करे और यूं निकल जाए। तो यहाँ पे तो भी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना मिले, हो सकता है एक मिल जाए, और हो सकता है दो मिल जाए। हमें बात करनी है एक सॉल्यूशन की, तो एक सॉल्यूशन हमें ये पता है कब मिलेगा, एक सॉल्यूशन तब मिलेगा व्हेन px स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू px स्क्वायर, तो ये कर्व है, एंड दूसरी कर्व क्या है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x टच ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को टच करें
तभी आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो टेंजेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे अब इसको कि ये दोनों कर्व्स हमें क्या करवानी है, टच करवानी है। तो ठीक है, तो एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिचुएशन ऐसी हुई, ये आपके पास है y इक्वल टू px² और ये है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x वाली कर्व इसको ऐसे टच करके चली गई है इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो टच करके गई है, तो हम देखते हैं क्या होगा। तो अगर ये टच करके जा रहा है तो क्या होगा भाई, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देखें अल्फा कोमा बीटा हो गए, तो अल्फा कोमा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये टच कर रही है तो यहाँ पे जो दोनों टेंजेंट है उनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसको C1 बोल रहे हैं, इसको C2 बोल रहे हैं। तो C1 के कोरस्पोंडेंस में देखो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू कितना है px², ये है कर, तो dy by dx कितना है, तो dy by dx आ रहा है 2px। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो m1 लिख देता हूँ उसको मैं 2p अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। C2 कर्व क्या है, तो C2 कर्व है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx क्या आएगा, 1 by x आएगा। तो इसलिए m2 कितना हो जाएगा, तो 1 by अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे बात करनी है हमें। तो दिस इज 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 और 2 से क्या है, तो m1 शुड बी इक्वल टू m2, क्योंकि हमें टच करवाने हैं। तो क्या होगा m1 m2 को 2p अल्फा इज इक्वल टू 1 by अल्फा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2p अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ही रिजल्ट आया। उसके बाद अल्फा बीटा के और काफी रिजल्ट हैं। सबसे पहले क्या, अल्फा बीटा C1 को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा बीटा से मिलेगा बीटा इज इक्वल टू p अल्फा स्क्वायर, एक ये रिजल्ट है। एक अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से मिलेगा बीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा, ये भी एक रिजल्ट है। तो अब 3 4 5 ये 3 इक्वेशन है, इनका यूज करके आपको p फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 2p अल्फा स्क्वायर 1 है, तो यहाँ से p अल्फा स्क्वायर कितना हो गया भाई 1/2, और अगर p अल्फा स्क्वायर 1/2 है तो p अल्फा स्क्वायर तो बीटा है ना, तो इसका मतलब बीटा मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया कितना 1/2। ठीक है, बीटा मिला तो बीटा यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो बीटा कितना है 1/2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा। तो अल्फा क्या है भाई e की पावर 1/2, तो क्या आ गया √e। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है √e, और फिर y कोऑर्डिनेट कितना है 1/2। अब आपको अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, तो क्यों ना p निकाल लिया जाए यहाँ पे रख के। तो क्या मिलेगा 2p, नाउ अल्फा स्क्वायर इज e इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से 1, तो p कितना आ गया 1/2e। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आएगी 1/2e। तो p अगर 0 से बड़ा आप लेके चल रहे हो तो p को कितना होना पड़ेगा 1/2e। तो ये वहां भी यही तो मिला था हमें, लेकिन वहां बड़े आराम से दिख गया था, एक ही ग्राफ से सब कुछ हो गया था, यहाँ पे अलग अलग सोचना पड़ा आपको। ठीक है, बाकी केसेस के लिए देखें तो देखो क्या है, अगर p ग्रेटर देन 1/2e लेता हूँ तो क्या मतलब है, अब मैंने क्या बताया था p जितना बड़ा होगा ये उतना ही जल्दी ऊपर उठेगा। ठीक है ना, तो अगर p 1/2e है तो टच करना है, तो बड़ा होगा तो जल्दी ऊपर उठेगा, तो जितना जल्दी ऊपर उठेगा उतना ही इससे दूर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जबकि अगला मैं कहूँ कि p 1/2e से छोटा कर दूं लेकिन 0 से बड़ा कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, तो 0 से 1/2e लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा p थोड़ा सा आराम से उठेगा, ऐसे जाएगा। तो उस केस में क्या होगा भाई 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप देख सकते हो बिल्कुल वही सॉल्यूशन यहाँ बनेगा। तो एक तो इस अप्रोच से कर सकते हो, टेंजेंट की अप्रोच है, या फिर आप ग्राफिकली करना चाहो तो उस अप्रोच से कर सकते हो जो हमने पहले डिस्कस की थी, तो वो ज्यादा बेटर पड़ती है इन क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आपको ध्यान से देख लेना एक बार। ये था हमारा आज का टॉपिक, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। ठीक है भाई, तो अभी टेंजेंट और नॉर्मल में हमारा एक टॉपिक और बचा है, जिसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल निकालना सीखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, और उसके साथ में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स निकालना सीखेंगे, उसमें भी नॉर्मल का यूज होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।